नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हिमाचल प्रदेश में राज्य विधानसभा के चुनाव हैं और कल 12 नवंबर वहां मतदान है। 68 सीटें हैं और 412 प्रत्याशी हैं। मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और भाजपा के बीच में है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी दोनों पार्टियों को बहुत वहां चौकन्ना कर दिया है। अब सवाल यह है कि चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है इस चुनाव में, तो कौन जीतेगा, किसके फेवर में चीजें हैं? बहुत सारी चीजें हैं। चूंकि राज्य का चुनाव है तो स्थानीय मुद्दे, स्वाभाविक है कि राज्य के मुद्दे इस चुनाव में बहुत बड़ी वजह हैं। कहा यह जा रहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको लेके भाजपा थोड़ा सा बैकफुट पे है। कांग्रेस उन मुद्दों को बहुत एक तरीके से आगे बढ़ के फ्रंट फुट पर खेल रही है। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहां के कर्मचारियों का है, ओल्ड पेंशन स्कीम। कांग्रेस के पास कहने के लिए यह है कि उसने राजस्थान, छत्तीसगढ़ में इसको लागू कर दिया है, झारखंड में भी लागू है, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने लागू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास इस स्कीम को लेकर कहने के लिए कुछ खास नहीं है। हालांकि जयराम ठाकुर ने एक कमेटी बनाई थी, लेकिन उस कमेटी की क्या रिपोर्ट आई किसी को कुछ पता नहीं है। और उत्तर प्रदेश में तो स्पष्ट एक तरीके से मना ही कर दिया था कि इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना संभव नहीं है। अब सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ यह कहती है कि कांग्रेस तो वादा करने में बहुत माहिर है, क्योंकि राजस्थान में किसान कर्ज माफी को लेके लगातार वो कहते रहते हैं कि क्या वादा पूरा हुआ वहां। बहरहाल, लेकिन जो भी है, चुनाव जो है वो मुद्दों पर ही होता है। ये भी कहा जा रहा है कि जो गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी में वो भी वहां बहुत ज्यादा है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। वीरभद्र सिंह जी के निधन के बाद कांग्रेस एक तरीके से नेतृत्व का अभाव वहां झेल रही है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जो भी वहां इस समय कांग्रेस के पास नेतृत्व है वो इस समय सब एक साथ होकर चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें अंदर खाने कहीं ये तय हो गया है कि पहले चुनाव जीत लिया जाए, फिर आपस में जो भी होना होगा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उनकी चुनावी मशीनरी जो है, जिसके बड़े चर्चे हैं और हमेशा से रहे हैं, जब से वो 2014 के बाद से जीतते आ रहे हैं, देखने वाली बात होगी कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि मोदी मैजिक एक शब्द है जो लगातार चलता आ रहा है, तो अब सबकी निगाह इसी पर है कि क्या मोदी मैजिक बरकरार रहेगा, और यदि बरकरार नहीं रहता है, वैसा नहीं रहता है, तो क्या फिर ये आई ओपनर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। बहरहाल कयास हैं, क्या होगा ये तो जनता को ही पता है कि उसे किसकी सरकार बनानी है, किसकी सरकार गिरानी है। तो आज की हम चर्चा को शुरू करें और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएं। उससे पहले आपको आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की सियासी चोटी फतेह करने में हल्की बर्फबारी के बावजूद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं को पसीने छूट रहे हैं। इस पहाड़ी प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होना है और मतदाता है कि अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहा। महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन योजना और सेब उत्पादक किसानों की समस्या यहाँ के बड़े मुद्दे हैं। भाजपा को ओपीएस का मुद्दा टेंशन दे रहा है, तो कांग्रेस के सामने नेतृत्व और भाजपा के मुकाबले प्रचार में आक्रामकता की कमी ने चिंता में डाल रखा है। रवायत, बगावत और शिकायत दोनों ही दलों को सत्ता के देहरी तक पहुंचाने वाली बाधा दौड़ बन गई हैं। हिमाचल में हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन की रवायत बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश प्रदेश के सभी भाजपा नेता जोर लगा रहे हैं। लेकिन 21 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी नेताओं की बगावत और महंगाई, बेरोजगारी के साथ ओपीएस ने भाजपा नेताओं को आशंकित कर रखा है। ओपीएस के मुद्दे पर भाजपा डिफेंसिव दिखती है। चुनाव से एन पहले प्रचार का रुख समान नागरिक आचार संहिता, वक्फ संपत्तियों की न्यायिक जांच और मोदी सरकार की उपलब्धियों की ओर मोड़कर माहौल बदलने का प्रयास किया जा रहा है। मैं हिमाचल की जनता को कहने आया हूं, पूछना जरा है कांग्रेसियों को, 40-40 साल तक हमारे सेना के जवान और उनके परिवारजन 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करते थे। 4-4 पीढ़ी तक शासन करने वाली ये कांग्रेस पार्टी
उनकी ये मांग को पूरा नहीं करती थी। मगर माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, आपने 2014 में मोदी जी को बिठाया और 2015 में मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम समाप्त कर दिया। सेना के जवानों का बैंक अकाउंट में उनके परिवारजनों को 41,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम हमारे नेता और देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस पर आक्रामक हो रही कांग्रेस की काट के लिए भाजपा ने महिलाओं के लिए विशेष घोषणा पत्र में सौगातों का पिटारा खोलकर संभावित नुकसान से बचने की जुगत भिड़ाई है। हालांकि कांग्रेस ने महिलाओं को 1,500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, तो भाजपा ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा। लेकिन प्रदेश में लगभग आधो-आध हिस्सा रखने वाली महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए उसने भी बेटियों को साइकिल, स्कूटी, प्रतिभावान छात्राओं को हर महीने 2,500 रुपए की स्कॉलरशिप, गरीब परिवारों की महिलाओं को साल में 3 फ्री सिलेंडर और 33% आरक्षण जैसे वादे किए हैं। अब आपको बताया जाता है, भाजपा के मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं ये करना संभव ही नहीं है, नौकरी दिलवाना संभव ही नहीं है। लेकिन 63,000 रोजगार, 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, 5 सालों से खाली पड़े हैं और यहाँ हजारों नौजवान बेरोजगार हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि नीयत सही नहीं है। ओपीएस की बात करते हैं, हम किस आधार पे कह रहे हैं कि हम आपको ओपीएस दिलवाएंगे? ये चुनावी जुमला नहीं है। यहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, बघेल जी। छत्तीसगढ़ में आज ओपीएस लागू है, राजस्थान में लागू है। भाजपा के नेता, बड़े से बड़े नेता कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैसे ही नहीं है इसके लिए। तो फिर मैं उनसे पूछती हूं कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं बड़े बड़े, उनके कर्ज माफ करने के लिए लाखों करोड़ रुपए कहां से आते हैं? अगर इस देश के कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे नहीं है कि उसका जीवन सुरक्षित रहे, कि पूरे जीवन देश की सेवा करता है वो, और उसके बाद उसको पेंशन न मिले, और आप कहते हैं उसके लिए पैसे नहीं है। लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास के लिए आपके पास पैसे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ वो पैसे कहां से आते हैं? अगर इस देश के वासियों की जेब से नहीं आ रहे तो कहां से आ रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस ने 1 लाख युवाओं को नौकरी का, तो भाजपा ने रोजगार के 8 लाख अवसर सृजित करने का वादा किया है। कांग्रेस ने स्टार्टअप के लिए ब्याज मुक्त ऋण, तो भाजपा ने 900 करोड़ रुपए की हिम स्टार्टअप योजना का वादा किया है। इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मंडी में है, वही मंडी जहां से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आते हैं, और मंडी में इंदिरा मार्केट में खड़े हैं। यहाँ पे कुछ ऑटो वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव का मिजाज क्या है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश कुमार है। तो जगदीश जी, आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ। कितने साल से चला रहे हैं आप ऑटो? 25-30 सालों से जी। तो इस चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल जी, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और हमारी जो है बीजेपी सरकार, दोनों के बीच में जो है फाइट चली हुई है। अच्छा, कांटे की टक्कर है या क्या सरकार बदल रही है या सरकार फिर से वापस आ रही है? नहीं, सरकार हिमाचल में तो जी रिपीट ही होगी, बीजेपी रिपीट होगी यहाँ। मतदाता इन वादों पर कितना एतबार करते हैं ये तो चुनाव परिणाम से ही सामने आएगा। लेकिन फिलवक्त मतदाता के मौन से दोनों ही दलों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो आइए अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश गर्ग जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हैं, और दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी नवनीत मिश्र हैं हमारे साथ, जो हिमाचल का दौरा लगातार कर रहे हैं, अभी दौरा करके आए हैं। तो हम सबसे पहले नवनीत के पास चलते हैं, सभी मेहमानों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए। नवनीत, चूंकि तुम हिमाचल होके आए हो और हम यहां से पढ़ रहे हैं कि लगातार विश्लेषक अपनी अपनी राय दे रहे हैं
कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी राह जो है कठिन है हिमाचल में। आप बताइए कि क्या हकीकत क्या है, किसके लिए कठिन है और किसके लिए सुगम है? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है कि किसके लिए कठिन है और किसके लिए आसान है, क्योंकि वहां जब जाने के बाद जनता से, जब स्थानीय जनता से बातचीत होती है तो बहुत सी मिली जुली प्रतिक्रियाएं होती हैं। बहुत सारे सत्ता के समर्थक भी मिलते हैं और बहुत सारे सत्ता के विरोधी भी मिलते हैं। सबके अपने अपने मुद्दे होते हैं और सबकी अपनी अपनी राय होती है। लेकिन इतना जरूर है कि वहां का जो चुनाव है इस बार रिवाज बरकरार रहेगा या रिवाज इस बार बदलेगा, इन दो मुद्दों पर केंद्रित है। 1985 से वहां पे लगातार सत्ता विरोधी रुझान देखने को मिलते हैं। हर 5 साल पे सरकारें बदल जाती हैं। भाजपा के, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या नड्डा हो, वो हर सार्वजनिक रैलियों में यही कहते रहे कि इस बार जनता यूपी और उत्तराखंड की तरह यहाँ भी रिवाज बदलेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कहना है, उन्होंने जनता से अपील की कि इस बार आपको रिवाज बरकरार रखना है, यानी कि सरकार को बदलते रहना है। अब सवाल यह है कि जनता भाजपा की अपील को मानती है या कांग्रेस की अपील को मानती है, या वो तीसरी जो एंट्री है आम आदमी पार्टी, उनकी दलीलों को मानती है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए, हालांकि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में चुनाव लड़ रही है वो असर हिमाचल प्रदेश में हमको नहीं देखने को मिला, उतनी आक्रामकता हमको यहाँ पे नहीं नजर आई। तो यहाँ का जो चुनाव है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में चिमटा हुआ नजर आया। जैसे हम पढ़ रहे थे कि कुछ मुद्दे हैं वहां। अब कर्मचारी सब राज्य में एक तरीके से बड़ी भूमिका निभाते हैं जब चुनाव आता है, और वो उनका चूंकि एक यूनिटी होती है, यूनियन होता है, तो वो अपनी बात कहते हैं चुनाव से पहले। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके वहां बड़ी हलचल है। दूसरा, किसान, तो जो सेब उत्पादक है उसके भी मुद्दे सामने आ रहे हैं कि जो कर्टन है उस पर 12% से बढ़ा के 18% जीएसटी कर दिया है, तो लागत उसकी बहुत बढ़ रही है, इस तरीके के। तो क्या ये मुद्दे आपको लगता है कि इस चुनाव में हावी रहेंगे, या जैसे हम पिछले कुछ चुनाव में देख रहे हैं कि स्थानीय हो या राज्य के मुद्दे हो, चुनाव आते आते बहुत विस्मृत हो जाते हैं और चुनाव किसी और मुद्दों पे हो जाता है? निश्चित तौर पर आपका कहना सही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मुद्दा है वो हिमाचल प्रदेश चुनाव में काफी प्रमुखता से गूंज रहा है। और हिमाचल प्रदेश जहां पे 55 लाख वोटर हैं और वहां पे क्या है 3.5 लाख करीब कर्मचारी हैं, और ऐसे में क्या है 3.5 लाख 55 लाख जहां वोटर हो, वहां पे 3.5 लाख का जो तबका है वो एक बड़ा वर्ग है। दूसरी तरफ क्या है, जो कर्मचारी होते हैं वो जाहिर सी बात है वो बहुत सारे वोट प्रभावित भी करते हैं। वो चुनाव के समय भी उनकी भूमिका रहती है, और इसके अलावा भी वो तमाम उनके ऊपर जो है एक कर्मचारी के घर में कम से कम 4 से 5 लोग सदस्य होते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो काफी बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसमें एक चीज और देखने वाली बात होगी, अगर आप उत्तर प्रदेश को देखें, उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा बनाया था, लेकिन वहां पे कोई ये मुद्दा बहुत असर दिखाने में सफल नहीं हुआ। उसके पीछे एक और रीजन होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, अगर मान लीजिए 10 कर्मचारी हैं तो उसमें से ऐसा नहीं है कि 10 कर्मचारी वो जो है सत्ता पक्ष के हमेशा जो है वो साथ ही रहे हों। उसमें से बहुत सारे लोग विपक्ष के भी कर्मचारी होते हैं जो विपक्ष को वोट हमेशा से देते आए हैं। तो नुकसान वही होगा जो कि समर्थक कर्मचारी हों और वो अगर खिलाफ वोट करें तो। ठीक, आप हमारे साथ रहिए जी, आप हमारे साथ रहिए, हम फिर से आएंगे, क्योंकि केरल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य है हिमाचल, और वहां उस तरीके के मुद्दे भी नहीं है, ध्रुवीकरण वाले और तुष्टीकरण वाले। तो बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप रहिए हमारे साथ, हम आएंगे। हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं भारतीय जनता पार्टी से। गर्ग साहब, आप चूंकि राजस्थान से हैं, तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के चुनाव को कैसे देख रही है राजस्थान से? क्योंकि यहां से एक प्रभारी हैं वहां कांग्रेस के, तो सीधी सी बात है कि राजस्थान और हिमाचल का थोड़ा टच संबंध तो है। देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव को सीरियसली रहती है, और भारतीय जनता पार्टी अच्छे तरीके से और विकास के मुद्दे पे जाके हम चुनाव में जाते हैं और हम जीत के आते हैं। जो एक ट्रेंड चला आ रहा है कि हर 5 साल के अंदर सरकार चेंज होती है, उस ट्रेंड को हमने 4 राज्यों के अंदर चेंज किया है। यूपी के अंदर किया है, उत्तराखंड में किया है, आसाम में किया है, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में किया है। तो हमने कई राज्यों में वो ट्रेंड चेंज किया है। तो निश्चित रूप से जो हिमाचल की जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट देगी। जो पिछली बार हमको जो 68 में से 44 सीटें मिली थी, तो निश्चित रूप से 44 से ज्यादा ही सीट जीत के हम पूर्ण बहुमत से 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर बनेगी, क्योंकि हम एक विकास में विश्वास करते हैं। और विकास एक मुद्दा होता है एक पहाड़ी क्षेत्रों, क्योंकि आज तक कांग्रेस ने जनता को
को भ्रमित किया है और जनता वो भ्रमित अब नहीं होती है। जनता वहां की, आपने खुद ने कहा कि केरल के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी जनता हिमाचल के अंदर है, तो जनता एक तो वो भोली वाली है, वहां की जनता भोली वाली है। कांग्रेस ने हमेशा उनको बेवकूफ बनाया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास का काम किया है। एक जैसे टनल है, टनल का जो काम है आज भारतीय जनता पार्टी ने विकास के रूप में दिया। जिस तरह आप राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर बेरोजगारी को लेकर हमलावर रहते हैं और बताते हैं कि बेरोजगारी का प्रतिशत इतना ज्यादा है, तो ये समस्या वहां भी है। 15 लाख युवा वहां बेरोजगार हैं, जिसमें करीब 7 लाख समथिंग ने रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। निश्चित रूप से आज तो सरकार आपकी है तो स्वाभाविक है कि महंगाई वहां है। अभिषेक जी, अभी हमारा जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसके अंदर हमने बताया है कि हम 8 लाख लोगों को रोजगार वहां पे देंगे। तो हम पिछले 5 साल के अंदर हम 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से जो बेरोजगारों की समस्या उसको खत्म करेंगे। हमने हमारे संकल्प पत्र में देंगे वाली बात तो कांग्रेस के पास है। गर्ग साहब, देंगे ये तो कांग्रेस के पास है। आपसे जब वहां पूछा जा रहा है कि अभी कितने लोगों को रोजगार विकास के विकास के मुद्दे पे ही हम वहां पे गए हैं और विकास के मॉडल पे ही हम जीत के आएंगे। हम 4 राज्यों के अंदर हमने देखा है ना, आपने 4 राज्यों के परिणाम देखे ही ना आपने। आप यूपी का देखा है, उत्तराखंड का देखा है, आसाम का देखा, 4 राज्यों का परिणाम देखा है कि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करके आई है। तो निश्चित रूप से हिमाचल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी रिपीट करके आएगी, रिपीट भी 2/3 बहुमत से रिपीट करके आएगी। ठीक है, वक्त एक ब्रेक का है। भारतीय जनता पार्टी का कहना रिपीट करेंगे और 2/3 बहुमत से रिपीट करेंगे। बहरहाल वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटते हैं तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। मुझे लगता था कि ये आईटी वाईटी तो शहर वालों के चोचले हैं, पर कोरोना के बाद में समझ में आया कि गांव हो या शहर, सब आईटी से ही चल रहा है। आईटी के बारे में नई नई चीजें देखने और समझने मैं जा रहा हूँ राजस्थान डिजीफेस्ट। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजीफेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। चाहे कोई कानों पर हाथ रख ले या फिर दिल पर पत्थर या आंखों पर पट्टी ही क्यों न बांध ले, लेकिन हम हमेशा जनता की तकलीफों को समझते हैं और कभी चुप नहीं बैठते। हमने हर वो मुद्दा उठाया जो आम आदमी से जुड़ा है। प्रशासन को हमारी बात सुनने पर और लोगों की परेशानियों का हल निकालने पर मजबूर किया। हमारी आवाज न कभी रुकी है न थमी है। हम हैं आपकी अपनी राजस्थान पत्रिका। इंडस्ट्री लीडर से मिलना, नए ट्रेंड समझना, रिलेशनशिप बिल्ड करना, ब्रो नेटवर्किंग इज एवरीथिंग, ये सबके लिए ही तो राजस्थान डिजीफेस्ट जा रहा हूँ। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजीफेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ कांग्रेस से पंकज शर्मा जी हैं। पंकज जी, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल अभी तक नहीं गए हैं। गुजरात की हम चर्चा बाद में करेंगे, हिमाचल नहीं गए हैं। तो फिर जब इस तरीके का विश्लेषण आ रहा है कि कांग्रेस वहाँ थोड़ा सा उसको बढ़त सी दिख रही है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही, लेकिन फिर राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के एक तरीके से पुनर्जन्म के लिए की जा रही है, और आपके सामने एक राज्य है जहां के नतीजे भारतीय जनता पार्टी को भी प्रभावित करेंगे, आपको भी करेंगे, आने वाले चुनाव को भी प्रभावित करेंगे। देखिए, जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा है वो बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि देश को जो एक सूत्र में पिरोने का काम है वो हम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। भले वो जो आर्थिक असमानता केंद्र की बीजेपी सरकार में आने के बाद उत्पन्न हुई उसके लिए हो। राजनीति से संन्यास ले लिया क्या राहुल जी ने? राजनीति से संन्यास नहीं लिया, लेकिन उसका एक ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स है, वो प्रोग्राम बना हुआ है। उसमें भी बीच में जो वेकेंट डेज आते हैं उनमें ही वो कहीं बाहर जा रहे हैं, जो रनिंग डेज है उनमें कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, जिनमें लगातार भारत जोड़ो यात्रा है। तो जो और हमारे बाकी वरिष्ठ नेता हैं, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हों, प्रियंका जी हों, सचिन पायलट जी हों, गहलोत साहब हो, वो सारे लोग वहां प्रचार कर रहे हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में
राहुल गांधी जी अपना जो उनको जिम्मेदारी मिली हुई है, जो भारत जोड़ो यात्रा को वो लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, वो उसमें अपना काम कर रहे हैं। बोले वो आर्थिक असमानता को लेके हो, महंगाई के लिए हो, नफरत जो फैलाई है, तो उसमें से हिमाचल माइनस कैसे हो जाता है? नहीं, माइनस नहीं हुआ। देखिए देश की चिंता कर रहे हैं तो फिर हिमाचल में माइनस नहीं होगा, लेकिन जो ऑलरेडी प्रोग्राम फिक्स था इस वजह से वो वहां पर नहीं जा पा रहे। लेकिन जब रही बात हिमाचल के चुनाव की, तो वहां डेफिनेटली हम जो मुद्दे राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में उठा रहे हैं, वो मुद्दे भी हमारे वहां हिमाचल की चुनाव में है, जो चुनाव को के लिए हम वापस वहां बात कर रहे हैं। जैसे भले विकास से मुद्दे हों, जो महंगाई, एक आज हिमाचल के चुनाव में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। अब जो हिमाचल को बेसिकली अगर हम कहें, कर्मचारियों के लिए भी हम लोग जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करने की हम लोग बात कर रहे हैं। जो अगर जो वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनको हम लोग डेवलप करने की बात करेंगे। वहाँ इंडस्ट्री का भी बिल्कुल खाका बिल्कुल खराब हो चुका है। वहाँ अब आप देखेंगे जो एप्पल ग्रोवर हैं, जो सेब की बात है, वहाँ पे GST इतना बढ़ा दिया इन्होंने, उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सारे मुद्दे तो राजस्थान में भी हैं। राजस्थान में सेब का कहां मुद्दा है? बाजरा उत्पादक यार होता रहता है, लहसुन उत्पादक यार होता रहता है लगातार। और राजस्थान की बात करें तो सबसे महंगा पेट्रोल तो राजस्थान में ही आप बेच रहे हैं। नहीं, राजस्थान में सबसे ज्यादा रियायत भी राजस्थान में दी गई। आपको यह भी बताना पड़ेगा कि राजस्थान की सरकार एक अकेली सरकार है जिसने पेट्रोल के दामों में जो टैक्सेस कम किया, वो सबसे ज्यादा कम किया। राजस्थान के तौर पर बात करें तो सबसे महंगा पेट्रोल देश में हमने भरवाया है अपनी गाड़ी में सर। लेकिन उसका जवाब क्या है? लेकिन आपको ये भी बात करनी पड़ेगी कि केंद्र की सरकार ने सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, आपको वो भी बात करनी पड़ेगी। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि केंद्र सरकार का कितना रोल है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में कितना परसेंटेज बढ़ाया, आप देखिए कितना परसेंटेज बढ़ा दिया उन्होंने। 9 रुपए का टैक्सेस लगता था, उसको 38, 32, 33 रुपए तक का टैक्सेस केंद्र की सरकार ने कर दिया। तो हमें उन मुद्दों पर भी बात करने का। रही बात हिमाचल चुनाव की, तो हिमाचल 23.8% बेरोजगारी है राजस्थान में, और उससे ज्यादा किसमें है? हम मानते हैं कि राजस्थान हम सर्वाधिक बड़े पायदान पे खड़े हैं। हम मानते हैं, देखिए हम मानते हैं कि राजस्थान में बेरोजगारी दर बढ़ी है परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन राजस्थान एक अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई है, और सबसे ज्यादा नौकरियां जो वादा हमने किया था उन वादों को हमने पूर्ण करने का काम किया है। हम राजस्थान के साथ साथ हम उन राज्यों को भी देखें जहां से मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं सर, कि हमें राजस्थान के साथ साथ हमें केंद्र की बात भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हिमाचल चुनाव में केंद्र सरकार की जो बीजेपी सरकार है वो कांग्रेस के साथ लड़ रही है चुनाव। और जो केंद्र की सरकार है उन्होंने क्या वादे किए थे रोजगार के? हम लोग 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप देखिए उन्होंने सिर्फ 7 लाख नौकरियां दी हैं सिर्फ 8 साल में। और जो मोदी जी बार बार टीवी पे आकर प्रचार करते हैं, वो कहते हैं कि मैं प्रचार करने में विश्वास नहीं करता है। और जब ये आप कहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हम दे चुके हैं तो हम आपको देंगे, तो फिर ये सवाल आएगा ही ना कि ये जो 23.8% बेरोजगारी है ये किसके खाते जाएगी? हम आएंगे आपके पास, पंकज जी हम आएंगे आपके पास। यही हो रहा है कि अलग अलग जगह स्क्रिप्ट अलग अलग लेके बैठे हैं। हरियाणा में बात करें तो स्क्रिप्ट दोनों के पास अलग है, राजस्थान में बात करें तो अलग है, हिमाचल में अलग है। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हैं। योगेंद्र जी, इस चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कोशिश कर रही है कि वहां का जो 37 सालों का ट्रेंड है, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, उसको बदला जाए। और उनका इंटरेस्ट ये है कि अगर यहाँ पे उसको बदल पाते हैं तो फिर इसको एक कोशिश करेंगे कि बाकी राज्यों में बताया जाए कि देखिए वहां पर लोगों ने भरोसा किया हम पर क्योंकि हमने अच्छा काम किया, और इसीलिए बाकी राज्यों में इसको लेकर जाएंगे। कांग्रेस की समस्या क्या है वहां, अभिषेक जी, कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से हिमाचल के चुनाव को मोदीमय बना दिया। मोदी ने सभाएं की खूब जम के वहां पर, अमित शाह वहां पर लगे रहे। और कांग्रेस की समस्या ये कि राहुल गांधी यात्रा में व्यस्त हैं और उनके टक्कर लेने के लिए उनके टक्कर का कोई नेता वहां पर है नहीं। जहां तक बात करते प्रियंका वाड्रा की, तो देखिए प्रियंका वाड्रा की समस्या ये कि प्रियंका वाड्रा ने पूरा कैंपेनिंग यूपी में संभाला, और यूपी में हालत ये हो गई कि 2 सीटें वहां पर आई। तो प्रियंका वाड्रा का वहां पर एक लिटमस टेस्ट हो रहा है। अगर वहां पर फिर रिजल्ट खराब आते हैं तो राहुल गांधी ने चुनाव जहां प्रचार किया वहां नेगेटिव रिजल्ट आए तो वो बैक हो गए, ताकि उन पर कोई लांछन ना लगे कि चुनाव हार गए। अब प्रियंका गांधी का अगर सेकंड टेस्ट भी खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो समझिए प्रियंका गांधी में बहुत बड़ा सवाल वहां खड़े होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहां कोशिश कर रही है कि हम रिपीट हो जाए। लेकिन जो कांग्रेस है वो 2 चीजों के भरोसे है। पहला उनका भरोसा है कि जो ट्रेंड है उस ट्रेंड के भरोसे हम यहां पर आ पाएंगे, और दूसरा उनका भरोसा यह कि जो एक स्वजनित जो एक विरोध होता है किसी सत्ता का, क्योंकि बेरोजगारी निस्संदेह बेरोजगारी वहां पर है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी के बहुत कुछ किया नहीं गया वहां पर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देखिए 2013 के बाद से
चुनाव लड़ने का तरीका, चुनाव, इस सब में उसने साबित भी किया है। जैसे यूपी में सरकार रिपीट की, उत्तराखंड में भी लगभग ऐसी बातें हो रही थी विश्लेषकों के द्वारा, वो सरकार रिपीट करके आ गए। तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी कुछ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे? देखिए, परिणाम तो ये जनता के हाथ में है, और हम लोग जो वहां घटनाएं घटित होती है, जो बयान आते हैं, उसका विश्लेषण करके अभिषेक से हम लोग बात करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह बम्बारमेंट चलाती है चुनावों का और जिस तरीके से तैयारी करती है, तो निस्संदेह सतही तौर पर ऐसा लगता है कि हाँ, वहां पर चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन आम वोटर का जो ट्रेंड वहां पर रहा है, और जिस तरीके से आम वोटर, जैसा भी पंकज जी ने कहा, इसलिए कहा जिस तरीके से चीजों को लेकर आम वोटर, महंगाई को लेकर के, भारतीय चुनाव को समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं नवनीत जी के पास जाऊंगा। नवनीत, जब हम मुद्दों को देखते हैं तो हमें लगता है कि चुनाव मुद्दों पे यदि होता है तो मुद्दे तो सामने खड़े हैं, कोई सी भी पार्टी हो उसके सामने। लेकिन यदि हम पिछले कई चुनावों के नतीजे देखते हैं और वही जनता है, तो हमें कुछ स्थिति और नजर आती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे वहां युवा है, युवा बेरोजगार, अब युवा बेरोजगार राजस्थान में भी है, उसका आंकड़ा देखें तो बहुत दहशत पैदा करने वाला है कि भाई इतनी बेरोजगारी। महंगाई सबसे ज्यादा यहां है, सबसे महंगा पेट्रोल हम ही खरीद रहे हैं, डीजल हम ही खरीद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के जो इस बार का चुनाव जो है हिमाचल का, थोड़ा सा ट्रेंड सेटर होगा कि चीजें बदल रही हैं? देखिए, जब आप जनता से बात करते हैं किसी चुनाव में, तो जो मुद्दे होते हैं, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तो हर कोई इन मुद्दों की चर्चा तो करता नजर आता है। लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है, तो वहां पे कुछ दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो उनके वोट को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जो रियल इश्यूज है उस पर वो हावी हो जाते हैं। कहीं धर्म का भी मामला हो जाता है, कहीं जाति का मामला होता है, और कहीं रीजन का भी मामला हो जाता है। तो ये एक ऐसे जो है कि आप देखें, कोई ऐसा चुनाव नहीं है जिसपे महंगाई मुद्दा ना हो, बेरोजगारी मुद्दा ना हो। लेकिन आप देखते हैं कि कई बार क्या होता है, आप जैसे यूपी में देखिए, वहां पे भी महंगाई का मुद्दा था, उत्तराखंड में भी महंगाई का मुद्दा था, मणिपुर, गोवा में भी था, लेकिन नतीजे आप देखते हैं उससे उलटिया है। तो ऐसे में क्या है, जो रियल इश्यूज है, जो जनता से जुड़े, जो जनता को सीधे प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं, क्या उस पर पब्लिक वोट करेगी, या जो इमोशनल इश्यू हैं, या जो अन्य तरह के जो मामले हैं जो तात्कालिक तौर पर राजनीतिक दलों द्वारा पैदा किए जाते हैं, उससे प्रभावित होकर वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम से को लेकर के कर्मचारी काफी प्रभावित वहां पे नजर आते हैं। सेब उत्पादक जो किसान हैं, जिस तरीके से 12% जीएसटी को बढ़ाकर 18% किया गया है, उससे वो भी परेशान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि हम 12% उसको करेंगे, और भी तमाम उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि हम अभी तक 6,000 रुपए जो केंद्र सरकार से मिलता है सम्मान निधि, राज्य सरकार 3,000 रुपए अतिरिक्त देगी। बीजेपी ने क्या है, जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको प्रो इनकम्बेंसी बनाने के लिए बहुत सारे वादे किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या उन वादों से प्रो इनकम्बेंसी का माहौल वहां पे बनेगा या नहीं बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। एक ये भी कहा जा रहा है, अब चूंकि पिछले चुनाव की तरफ देखते हैं, तब भी कहा जाता था कि भीड़ बहुत हो रही है, कांग्रेस के, प्रियंका गांधी की जो भी रैलियां हैं कांग्रेस के, भीड़ हो रही है, उनके राजनीतिक कार्यालयों में जमा बड़ा ज्यादा है। आप क्या अंदाजा लगा पाए कि भीड़, चूंकि अब हम उत्तर प्रदेश का चुनाव देखें, उत्तराखंड का चुनाव देखें, तो उस समय भी इसी तरीके के विश्लेषण थे? देखिए, कभी भी भीड़, जो मेरा अनुभव है, जो कई मैंने राज्यों में चुनाव कवर किए हैं, कभी भीड़ जो है वोट का पैमाना नहीं होता। किसी चौराहे पे कभी भी नेताओं को लेकर जनता में एक उत्सुकता होती है, फला नेता है, भले ही उससे उनकी विचारधारा से इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन किसी नेता को देखने के लिए वो चले जाते हैं। इसी तरीके से रैलियों में मैं देखता हूँ, राहुल गांधी की रैलियों में, चाहे अगर उत्तर प्रदेश जहां पे कांग्रेस इस समय सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, वहां पे अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई रैली करते हैं, बहुत भारी भीड़ आती है, लेकिन वो वोट में तब्दील नजर नहीं आती। लेकिन चूंकि हिमाचल में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस इस समय मुख्य विपक्षी दल है, तो वहां की जो भीड़ है उसको हम दूसरे जगहों से नहीं तुलना कर सकते। तो वहां जो भीड़ आ रही है उसको मान सकते हैं कि हाँ, उसका एक बड़ा हिस्सा वोट में तब्दील होगा। क्योंकि मुकाबला ही वहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, तो जाहिर सी बात है वोटों का बंटवारा भी दोनों दलों के बीच में होगा। ये है कि हाँ, जो कांग्रेस की वहां पे जो रैलियां हैं उसमें भी काफी भीड़ आई, जिसे प्रियंका गांधी ने ऊना में एक रैली की, वहां पे काफी भीड़ आई। इसी तरीके से चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वहां का मैजिक है, वो हिमाचल से, चूंकि उनका पुराना नाता रहा है, वो लंबे समय तक हिमाचल में रहे हैं, तो एक हिमाचल का उनकी हिमाचल में अलग अपील मुझे नजर आई। जैसे मंडी में गया, कुछ ऑटो चालक, हम ब्रेक पे जाएं उससे पहले एक सवाल और,
ये चुनाव वीरभद्र सिंह जी नहीं है कांग्रेस के, और वो देखिए सबसे बड़े नेता वही थे। और जैसा आपने कहा कि कई और मुद्दे होते हैं जिसमें जाति भी मुद्दा है, जिसमें अब चूंकि धर्म का मुद्दा वहां इतना ज्यादा प्रखर नहीं है, लेकिन जाति का मुद्दा तो पूरे भारत की तरह वहां है। तो आपको लगता है कि वो भी प्रभावित करेगा चुनाव में, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी बड़े नेता कांग्रेस के थे? देखिए, ये बात तो सच है कि वीरभद्र सिंह पूरे 5 दशक में हिमाचल की राजनीति में कांग्रेस के पर्याय रहे, और पहली दफा 5 दशक में पहली बार उनके चेहरे के बगैर चुनाव हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के जो पोस्टर्स हैं उसमें वीरभद्र नजर आते हैं। वो सशरीर भरे उपस्थित नहीं है, लेकिन पोस्टरों में नजर आते हैं। अभी आपको याद होगा जो पिछले वर्ष से मंडी लोकसभा सहित 3 विधानसभा सीटों का चुनाव हुआ था, उसमें वीरभद्र के निधन के बाद, जब वो जुलाई 2021 में उनका निधन हुआ था, इसके बाद उपचुनाव हुए थे, तो तीनों सीटों, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। वहां पे 4 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। वो सहानुभूति का जो कार्ड था उस समय, जो कांग्रेस को सहानुभूति का लाभ उठाने में कांग्रेस सफल रही थी। बीजेपी से सीट छीन ली थी, बीजेपी से छीन ली थी। इस बार कांग्रेस को फिर से उम्मीद है कि वो जो सहानुभूति की जो लहर थी इस चुनाव में भी वीरभद्र के न होने पे उसका सहानुभूति का लाभ इस समय भी कांग्रेस को मिल सकता है। कांग्रेस उनके सहानुभूति के भरोसे भी ये चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के पोस्टर्स में राजा साहब की तस्वीरें नजर आती हैं। तो वो भले मौजूद नहीं है, लेकिन उनके नाम को कांग्रेस के नेता वहां पे काफी भुनाए इस चुनाव में। और राहुल का ना आना इसको कैसे देखा जा रहा है? हाँ, ये बात वहां पे जरूर चर्चा में रही, और यहाँ तक कि मेरी अनुराग ठाकुर से भी बातचीत हुई, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने भी इस सवाल को कहा था कि अगर कांग्रेस की आप बात करते हैं तो जो वहां के कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी तो यहाँ पे दिखे नहीं। तो सवाल यह है कि भाजपा ने भी इस चीज को काफी वहां पे किया कि राहुल गांधी तो जो है चुनाव को गंभीरता से, हिमाचल प्रदेश के चुनाव को गंभीरता से लिए नहीं। लेकिन चूंकि वहां का जो चुनाव है, हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव है, काफी कुछ स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जा रहा है, तो राहुल गांधी की उपस्थिति बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई मायने रखती है। ठीक, वक्त एक ब्रेक का है, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। I'm always looking for bright and young software professionals for my company. इसलिए मैं जा रही हूँ राजस्थान डिजीफेस्ट। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजीफेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। न गलत दिखाएंगे, न ही गलत सुनाएंगे, और न गलत बताएंगे। हर कसौटी पर खरा सच देखिए पत्रिका टीवी, टाटा प्ले के चैनल नंबर 1184 और हैथवे के 784 पर, साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी हैं। गर्ग साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हिमाचल में कांग्रेस जीतेगी और गुजरात में भी माहौल अच्छा है। देखिए अभिषेक जी, हर पार्टी तो हमेशा यही कहेगी कि सब हमारी पार्टी जीतेगी, लेकिन आपने 4 राज्यों के परिणाम देखे हैं, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। अभी 6 राज्यों के अंदर उपचुनाव देखे, उसके अंदर कांग्रेस की क्या हालत रही है वो भी आपने देखा। कांग्रेस की जो 2 सीटें वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि आज राजस्थान में क्या स्थिति है। राजस्थान में आज कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, आए दिन भ्रष्टाचार की परतें खुलती आ रही है। आज ही मैंने एक अखबार के अंदर देखा था, एक न्यूज देखी थी कि जो एक बैटरी है, जो सहकारी बैंक जो है वो 6,988 रुपए में परचेज करती है, जो कि वो RISL उसको 10,985 रुपए में बैटरी परचेज करती है। कुछ दिनों पहले एक भरतपुर की भी घटना आपने ही डिबेट कराई थी, उसके अंदर बताया गया था कि 800 रुपए की टेबलेट है, उसको 3 लाख रुपए का बिल उठाया है। 150 रुपए का जेल है, उसका 14,000 रुपए का बिल उठाया। तो ये तो भ्रष्टाचार के कारनामे है। ये इनके नेता खुद बोल के आए हैं कि साहब हम 1 रुपए में से 85 पैसे हम भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचार में हम पैसा उसको कमाते हैं। तो उन चीजों के जो संदेश है वो संदेश वो देने के कि हम तो भ्रष्टाचार करते हैं। तो हिमाचल की जो जनता है वो सब समझती है इन चीजों को। हिमाचल की जनता तो समझती है। मैं थोड़ा सा राजस्थान के, आपने जो जिक्र छेड़ा कि इतने सारे मुद्दे हैं, उसके बावजूद आप राजस्थान में कांग्रेस की जड़ें नहीं हिला पाए।
ये क्यों? अब हम तो आए थे सड़कों पे, हम इनको याद दिलाते हैं, सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, और अब आने वाले टाइम पे हम आंदोलन करेंगे, सड़कों पे जाएंगे और इनको याद दिलाएंगे और दिलाते आए हैं। और इसका परिणाम आपको बता देंगे, 2023 का जो परिणाम आएगा उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी 2/3 बहुमत से बन के आएगी। तो इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, चाहे ये कांग्रेस वाले की। अब फिर ये इनके नेता को देख लो, आपने खुद ने बताया है कि राहुल गांधी जी इनके बहुत बड़े नेता है। मैंने इसलिए सवाल किया कि हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी जो है मोदी मैजिक के सहारे है, और राजस्थान में भी ये लगता है कि मोदी मैजिक के सहारे है। हाँ, हमारे नेता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। क्यों? आज देखिए ना, आप बताइए, आज केंद्र के अंदर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो राज्य के अंदर मैं बता सकता हूं कि कांग्रेस, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे कितना भ्रष्टाचार हुआ, मैं बता सकता हूं राजस्थान में क्या था। लेकिन आज मोदी जी के ऊपर किसी भी रूप का कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपए का भी आरोप लगा सकते, तो कांग्रेस के मित्र हमारे बैठे हैं। पंकज जी, देखिए, हिमाचल की जो तासीर है वो बिल्कुल अलग तरीके की है। हिमाचल केरल के पास सर्वाधिक पढ़ने लिखने वाला एक शिक्षित प्रदेश है, तो वहाँ जो ध्रुवीकरण जो बीजेपी का एक मूल मुद्दा रहता है, और जिसके बिहाफ पे ये चुनाव लड़ते हैं, विकास के बिहाफ पे वहाँ चुनाव नहीं लड़ते हैं किसी भी प्रदेश में, ये सिर्फ ध्रुवीकरण करते हैं, उन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव लड़ते हैं। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी चीज़ जहाँ कहना चाहूँगा, जो मेरे मित्र साथी कह रहे हैं भाजपा से कि भ्रष्टाचार, इनको भ्रष्टाचार गुजरात में नहीं दिखा, मोरबी कांड में 2 करोड़ रुपए का जो लापरवाही कह सकते हैं, उसको भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते, लापरवाही है, लापरवाही है, भ्रष्टाचार नहीं बोल सकते आप, भ्रष्टाचार नहीं है। और आप सुन लीजिए, मैं बहुत शांति से वो आपके साथी है, बोलने दो आपके। तो जो मोरबी में जो कांड हुआ, 2 करोड़ रुपए का टेंडर था, उसमें से सिर्फ 12 लाख रुपए खर्च किए हैं, मतलब 1% मैं बोलूं तो 5 से 10% रुपए खर्च कर रहे हैं इन लोगों ने वहां पे। वो जो मुख्य आरोपी कंपनी थी उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हुई, आपने जो छोटे गार्ड हैं, चौकीदार, इनको सबको आपने पकड़ लिया, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? किसकी होगी? जबकि प्रधानमंत्री सुनिए, आप जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो थोड़ा पीछे लौट के मेहरानगढ़ हादसा भी देख लेना चाहिए कि उसकी चोपड़ा आयोग बैठा, जांच रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आई। तो इस पैमाने पे तो हमाम में सब नंगे हैं। घटना हो गई, मुआवजे बट जाएंगे, यही काम आप करते हैं, यही काम ये करते हैं। आपको कहने का हक तब है जब आप मेहरानगढ़ जांच आयोग की रिपोर्ट को उजागर करें। आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब मोरबी के जो है कोई जांच कमेटी नहीं बैठ रही, रिटायर्ड आयोग, मेहरानगढ़ वाले जज के उसमें या सिटिंग जज के उसमें, मेहरानगढ़ वाले पे तो बोलना आसान है, लेकिन बात वही है कि बेरोजगारी यहां है। हिमाचल में जाके आप कह सकते हैं हम बेरोजगारी दूर कर देंगे, हम महंगाई दूर कर देंगे। देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो केंद्र की सरकार, जो मोदी जी के चेहरे पे केंद्र की सरकार चुनाव लड़ रही है, उस चेहरे पे विश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि वो उसी चेहरे पे 2013-14 में ये लोग बेरोजगारी को खत्म करने के वादे के साथ आए थे। संकट यही है, संकट यही है कि नेताओं पे भरोसा कैसे किया जाए, कांग्रेस कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हम इसे ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दे तो मुंह बाए खड़े हैं, लेकिन चुनाव किस आधार पर होगा। देखिए, हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं। योगेंद्र जी, मुद्दे देखिए, मुद्दे अनगिनत मुद्दे हैं, आम आदमी करा रहा है, और अभी से नहीं, आजादी के 75 साल हो गए, उसके हिस्से कराना ही आया। लेकिन जब हम इन चीजों को देखते हैं, चुनाव हो रहा है, सीधी सी बात है कि कुछ नजर आता नहीं। आपको क्या लगता है, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? देखिए, अगर आप मुद्दे की बात हुई, भ्रष्टाचार की बात यहाँ पे चूंकि इसके पहले चल रही थी, तो सुरेश जी जो भाजपा से है, मैं उनको याद दिला दूं कि अभी चंद दिनों पहले एक ठेकेदार ने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको 2 करोड़ का भुगतान इसलिए नहीं हुआ कि उससे कमीशन नहीं मिल रहा था, और उसकी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय मुद्दे, अगर आप भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पर सवाल और अंगुलियां उठाने के लिए 50 चीजें हैं। बात यह है, राजस्थान के मुख्यमंत्री तो भरी सभा में ये कहते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार है, तबादलों में पैसा लिया जाता है, हमने सुना है, हो सकता है हमारे विभाग में भी भ्रष्टाचारी हो। बिल्कुल, उन्होंने बिरला में एक जो शिक्षक सम्मेलन था वहां पूछा, तो फिर ये नैतिक साहस कहां से आता है दूसरे राज्य की चुनाव सभा में जाके कहने का कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे? हाँ, वही अभिषेक जी अपन कहना चाहते हैं कि हिमाचल का जहां तक सवाल है, तो जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 1 उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली कांग्रेस खुद में उठाती है। जब बेरोजगारी की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, तो 1 उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली उन पर उठती है। मुद्दा सिर्फ इतना है कि वहां के जो ये जनता जो एक बार बदलती है बार बार, उसका कारण ही ये है कि उनको लगता है कि इस बार इन्होंने गलती की, शायद इस बार नहीं करेंगे, तो इनको ले आते हैं, इसलिए तो रिपीटेशन होता है। अब हिमाचल में जो मेन मुद्दा ये है कि वहां के, देखिए, जो लोकल नेतृत्व है
आप देखिए किसी भी स्टेट के अंदर हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकल नेतृत्व को पूरी तरह दरकिनार करके चुनाव लड़ते नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। इसका सीधा सीधा मैसेज ये है कि जो लोकल नेतृत्व है वो इतना भरोसेमंद है ही नहीं, तभी तो वहां पर आ रहे हैं। अदरवाइज राजस्थान में क्यों कहा जाता है कि हम चुनाव लड़ेंगे मोदी के चेहरे पर, हिमाचल में क्यों कहा जाता है चुनाव लड़ रहा मोदी के चेहरे पर, गुजरात में क्यों कहा जा रहा है कि आप एक वोट मुझे देंगे वो वोट मेरे तक पहुंचेगा। कारण ये है कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी समस्या है कि जो मोदी मैजिक या मोदी का जो नेतृत्व अमित शाह वो तो सच्चाई है। देखिए योगेन जी, वो तो सच्चाई है कि आप मोदी मैजिक कह लीजिए, मोदी करिश्मा कह लीजिए, बड़ा नेता कह लीजिए, वो तो सच्चाई है। और उससे लड़ने के लिए आपको उन जैसा होना पड़ेगा ना, उस तरीके की राजनीति करनी पड़ेगी। उतना भरोसा जनता के अंदर आप जगाइए। तो अब इनको दो कोई कानून में लिखा है क्या कि नहीं सिर्फ मोदी साहब ही भरोसा जगाएंगे, बाकी सब नहीं जगाएंगे? वही हम कहना चाहते हैं कि दो चीजें करनी पड़ेगी। एक, मुद्दों को सही तरीके से उठाना, और दूसरा, उन मुद्दों को सही तरीके उठाने के बाद में उस नेतृत्व को सामने रखना जो उन मुद्दों को उठाते हैं। जब एक राज्य में चुनाव हो रहा है और इतना बड़ा नेता जो इस समय भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है, और यह कहा जाता है कि भविष्य के प्रधानमंत्री भी वो हो सकते हैं, कभी कांग्रेस पावर में आई और वो चुनाव से नदारद हैं। उसके पीछे तो देखिए अभिषेक जी इनकी एक स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी ये है कि अब वो राहुल गांधी को बचाकर रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी को अगर लॉन्च किया जाएगा तो सीधा अब लेकर आएंगे। चलिए हम नवनीत के पास जाएंगे। नवनीत, चुनाव में देखिए ये ठीक है, सबकी स्ट्रेटेजी है, एक की चुनाव मशीन बहुत तगड़ी है, एक की थोड़ी हल्की है, लेकिन जैसे सड़कें हैं, मैं पढ़ रहा था कि वहां सड़कों का उतना विकास नहीं है ना। और जैसे करीब 64-65 राष्ट्रीय राजमार्ग के वादे किए गए थे, उनमें से लगभग 1-2 ही कंप्लीट हो तो हो। दूसरा जो शिक्षा है कि 1 दर्जन निजी विश्वविद्यालय हैं, उनकी फीस इतनी ज्यादा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का वादा था 2009 में ही, मतलब उसको अलॉट कर दिया गया था, जमीन अभी तक अलॉट नहीं। क्या पढ़ा लिखा राज्य इन मुद्दों की ओर नहीं सोचता, या फिर बरगला दिया जाएगा किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा कि आओ वोट दो और 5 साल भूल जाओ? देखिए, हिमाचल प्रदेश को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वहां पे 5-5 साल में सरकारें बदलती रही, तो जाहिर सी बात है वहां की जनता को तो ये आपको दाद देनी होगी कि वो 5-5 साल में जो है, चाहे वो समीक्षा करके उसको करते हो या चाहे वो जो है किसी सरकार से मुंह ऊब करके उसको जो है हटा देते होंगे। तो अगर 5 साल में किसी राज्य में लगातार सरकारें बदलती हैं, इसका मतलब है वहां पे स्थानीय मुद्दे काफी जनता को प्रभावित करते हैं। जैसे जहां तक सड़कों की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे हाईवे की कनेक्टिविटी तो वहां पे है, लेकिन जो इंटरनल जो रूट की सड़कें हैं तमाम, जो संपर्क मार्ग जिसको बोलते हैं ना, जो मजरों को या गांवों को वो जोड़ती हैं, तो वो थोड़ा सा जो है वो चीजें हमको दिखी, वो नहीं है। और भी तमाम इश्यूज हैं। हालांकि ये वहां की सरकार का ये कहना है कि अब जैसे उन्होंने अभी संकल्प पत्र में वादा किया कि हम अभी बिलासपुर में एक एम्स उन्होंने बनवाया है, 5 नए मेडिकल कॉलेज भी देंगे। तो एक प्रकार से जो मेडिकल एजुकेशन को लेकर के वहां पे क्रांति की बातें कही जाती हैं। और भी तमाम इन्होंने वादे किए हैं, खास तौर से चूंकि एक आप देख रहे होंगे लगातार 2014 से बीजेपी ने महिला वोट बैंक पे खास फोकस किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की एक लोकप्रियता महिलाओं में भी काफी ज्यादा है। जिस तरीके से तमाम उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर के जरिए जो है महिलाओं से लेकिन एक सवाल वहां यह भी उठा था कि दोनों ही राजनीतिक दलों से पूछा गया कि बराबरी की संख्या है लगभग, फिर भी महिला प्रत्याशी जो है बहुत सीमित संख्या में है। दोनों ही राजनीतिक दलों ने एक तरीके से उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि उन्हें चुनाव मैदान में पर्याप्त संख्या में लाया जाए। ऐसा क्यों? आपने क्या समझा ऐसा? इस 68 सीटों पे कुल 413 कैंडिडेट्स हैं, उसमें भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य जो निर्दलीय सभी लड़ रहे हैं। 413 कैंडिडेट्स हैं, उसमें से केवल 24 महिलाएं हैं, और उसमें से भाजपा ने सिर्फ 6 महिलाओं को टिकट दिया है। तो इसी तरीके से कांग्रेस ने भी उनको, जिस तरीके से आधी आबादी पे कांग्रेस का भी फोकस रहा, कांग्रेस ने भी महिलाओं को नजरअंदाज किया है। तो जब देखिए बातें तो काफी होती हैं कि महिलाओं को हमको आगे बढ़ाना है, लेकिन जब उनको सही में प्रतिनिधित्व देने की बारी आती है तो वहां पे पीछे हट जाते हैं। वहां पे उनको मैं आपको रोक रहा हूं, मैं यहाँ पंकज शर्मा जी से अब इस सवाल समझना चाहूंगा कि पंकज जी, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने गई थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट देंगे, इतनी जल्दी चीजें भूल गए। हिमाचल भी तो आपके लिए जनता, आप कह रहे हैं कि वहां बिछी पड़ी है। देखिए, हिमाचल का एक परिप्रेक्ष्य थोड़ा अलग है। वहाँ पर जो काबिल उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार, वो हमें मिले नहीं।
जबकि रही कांग्रेस ऐसा कह के कम से कम उनकी बेइज्जती तो ना करें। नहीं, बेइज्जती नहीं कर रहे, मतलब आपने आपने ढूंढने की कोशिश ही नहीं करी। वो छोटा राज्य है, वो छोटा राज्य है। 28,54,945 पुरुष वोटर हैं, 27,37,845 महिला वोटर हैं, उसमें आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे। बहुत छोटा राज्य है, बहुत छोटा राज्य है, जो पढ़ा लिखा राज्य है साहब, बहुत छोटा राज्य है, पढ़ा लिखा है, वो मैं मानता हूँ। और आप कह रहे हैं उस राज्य में आपको महिला कैंडिडेट नहीं मिल रहे। लेकिन राजनीति में आपको जिताऊ उम्मीदवार चाहिए होता है कि किस तरीके से जीत सके। कहने की बातें कुछ और हैं और करने की बातें कुछ और हैं। जो जिताऊ उम्मीदवार है, सर्वे होते हैं, हमारे इंटरनल सर्वे होते हैं, पार्टी के सर्वे होते हैं, उसमें तरीके से हम लोग चूज करते हैं। आप लेकिन यहां पर आपको बीजेपी की विचारधारा समझने की जरूरत है कि बीजेपी किस तरीके से इन महिला अधिकारों का हनन करती है। कि गुजरात में भी उन्होंने पता होगा आपको, शायद 8 से 9% लोगों को तो पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि वो महिला विचारधारा का हनन करती है। आप पोस्टर लगाते हैं सर, हम तो 40% का आह्वान करते हैं और ये भी कहते हैं उस समय कि आज यहां से शुरुआत हो रही है और हम पूरे भारत। देखिए, हमने शुरुआत की और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जिन राज्यों में हमें मुफीद और अच्छे कैंडिडेट्स मिलेंगे, हम लगातार उनको मौका देंगे, प्राथमिकता पे मौका देंगे। देखिए, हमारी प्रायोरिटी है कि प्राथमिकता पे हम उनको देंगे ही देंगे मौका। लेकिन हिमाचल में हमें जो एक विनिंग कैंडिडेट है वो नहीं मिल पाए। इसमें गर्ग साहब इन्होंने नहीं दिए। अब आप तो देखिए, मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि महिलाओं के लिए टिकट ही कम से कम दे देते हो। निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारी पार्लियामेंट कमेटी की मीटिंग हुई होगी उसमें कहीं न कहीं ये विचार आया होगा और जो निर्णय लिया है वो सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि साहब योग्य नहीं है। महिलाएं तो आज हमारे लिए सर्वोपरि है और योग्य है, पर पार्टी का कोई न कोई निर्णय होगा, उसी हिसाब से डिसीजन लिया होगा। लेकिन इनके यहाँ तो खुद प्रियंका जी, जो आप खुद कह रहे हैं कि भाई प्रियंका जी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और जो यूपी के अंदर जो नारा दिया था, हमने सवाल आपसे किया, उनसे सवाल हम कर चुके हैं, उनसे जवाब हम ले चुके हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी में कहीं निर्णय जो हुआ है उस निर्णय के हिसाब से हमने टिकट का बंटवारा किया है। उस क्षेत्र को देखते हुए उसका बंटवारा किया है कि उस क्षेत्र के अंदर कौन ज्यादा प्रतिनिधित्व करता है या कौन कितना है, उसके हिसाब से हमने वहां पर सीधे निर्धारण किया को दिया है, बाकी से कोई लेना देना है नहीं। सब जगह यही चीज होती है कि जो चीज है और जो कमेटी है उसके निर्णय के हिसाब से हमने टिकटों का वो दिया। ये बात तो सच है और मान भी रहे हैं हमारे मित्र राजनीतिक कि जिताऊ को ही टिकट दिया है। तो यानी ये जो पोस्टर हैं, ये नारे हैं, नारों का क्या। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये चर्चा जारी रहेगी, कहीं मत जाइएगा। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। मैं सोचती थी आईटी सिर्फ इंजीनियर्स के लिए है। मेरी जैसे इतिहास के स्टूडेंट का आईटी से क्या काम। पर आईटी सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, पूरी दुनिया है और मैं जा रही हूँ इस दुनिया को और करीब से देखने, राजस्थान डिजी फेस्ट। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। सुनो जी, अपना एक प्लॉट ले लेते। जयपुर में कहाँ है अच्छी लोकेशन के प्लॉट? है ना, जेटीएल आई है शहर की बेस्ट लोकेशन पर भूखंडों की ई नीलामी, जिसमें अनुपम विहार, विद्याधर नगर, आनंद लोक योजना, न्यू आनंद लोक गोदाम योजना, रोहिणी नगर, न्यू आतिश मार्केट, वेस्ट वे हाइट्स जेडीए योजना, लाल कोठी योजना, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, एपीजे अब्दुल कलाम नगर, न्यू आतिश मार्केट विस्तार योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है। भुगतान के लिए लगभग 1 वर्ष तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट ई नीलामी जेडीए द्वारा नवंबर माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9462569696 पर। इंडस्ट्री लीडर से मिलना, नए ट्रेंड समझना, रिलेशनशिप बिल्ड करना। ब्रो, नेटवर्किंग इज एवरीथिंग। ये सबके लिए ही तो राजस्थान डिजी फेस्ट जा रहा हूँ। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका प्राइम टाइम। हमारे साथ योगेंद्र गुप्ता जी हैं। योगेंद्र जी, ये जो कहा जाता है और फिर वो किया नहीं जाता, जैसे ये बात तो कांग्रेस की हो गई कि उन्होंने पोस्टर लगाए थे, नारे दिए थे। मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया था, लेकिन जब हम संकल्प पत्र देखते हैं हिमाचल का तो उसमें हमें मुफ्त की रेवड़ियां पर्याप्त मात्रा में नजर आती हैं। देखिए, एक बहुत साफ गोई से दोनों ही जो प्रतिनिधि हैं कांग्रेस भाजपा के, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारे जितने भी कर्म हैं और हम जो कार्य करते हैं, चाहे कैंडिडेट का चुनाव हो
चाहे घोषणा पत्र हो या बाकी चीजें हो, वो हम चुनाव जीतने के दृष्टिकोण से करते हैं। क्योंकि अगर महिलाओं की बात जो अभी इन्होंने कही, मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं, अगर महिलाओं की बात कही और आप कहते हैं कि सर्वे करवाते और हमें मिले नहीं, तो क्या कांग्रेस के प्रवक्ता ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं में टिकट हम सिर्फ उसी महिला को देंगे या उस कैंडिडेट को देंगे, जीतेगा? तो भाई वो जीतेगा, अपने दम पर जीतेगा, तो कांग्रेस का कोई रोल नहीं है क्या उसके अंदर? कांग्रेस की विचारधारा का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस के नेतृत्व का कोई नहीं है। जो व्यक्ति कह देगा कि मैं खुद के दम पे जीतूंगा, आपको लगेगा आप उसे टिकट देंगे, तो उन्होंने खुद ने अपनी बात को डिनाई कर लिया। अब जहां तक आप रेवड़ियों की बात करते हैं, देखिए जब चुनाव जीतने की बात आती है तो हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और हैं। दोनों ही पार्टियां वही वादे करती हैं जिनका वो विरोध करती हैं। मैं भाजपा के आपको और याद दिला दूं कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने खुद ने वहां पर बिजली फ्री करने के वादे किए थे बंगाल के अंदर, और उसके बाद जब दूसरी सभा होती है तो वहां कहा जाता है फ्री रेवड़ियों पर सवाल उठाया जाता है। कुल मिलाकर फ्री रेवड़ियां जो शब्द है वो भाजपा का इजाद किया हुआ, कभी बंद नहीं हो सकता। चुनाव जीतने के लिए चाहे फ्री की रेवड़ियां हो, चाहे पैसे की रेवड़ियां हो, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं की रेवड़ी हो, वो दोनों ही दल इस्तेमाल करेंगे। और किसी भी रेवड़ी से टारगेट सिर्फ ये रहेगा, रेवड़ी कैसी बांटी जाए, किसको बांटी जाए, कहां बांटी जाए, किस तरह बांटी जाए, बस उस रेवड़ी से हमें वोट मिले और हम चुनाव में विजय प्राप्त कर लें। ठीक। नवनीत, आपको हमारी आवाज आ रही? किसी भी चुनाव में एक फैक्टर और रहता है, वो हम उसकी चर्चा हो ही जाए कि बगावत, टिकट कटा तो बागी हो गए। ऐसा कहा जा रहा है कि ये समस्या थोड़ी भाजपा के सामने ज्यादा है। सीधी सी बात है, अभी वो सत्ता में है कि लगभग 18 उनके बागी कैंडिडेट हैं और 8 कैंडिडेट कांग्रेस के हैं। तो ये फैक्टर कितना काम कर रहा है वहां? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां पे लगभग हर तीसरी सीट पे भाजपा का बागी लड़ रहा है, भाजपा के ही प्रत्याशी के खिलाफ। और 4 पूर्व विधायकों सहित 6 लोगों को पार्टी 6 साल के लिए निष्कासित कर चुकी है, और उसमें से प्रदेश स्तरीय जो है पदाधिकारी भी इनके, यहाँ तक कि प्रदेश उपाध्यक्ष भी इनके हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जो मंडी जिला है, वहां की जो सदर सीट है, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत चर्चित केंद्रीय मंत्री रहे हैं पंडित सुखराम शर्मा, जो अब नहीं रहे, उनके बेटे अनिल शर्मा इस समय भाजपा से टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ जो व्यक्ति ताल ठोक रहा है भाजपा से, वो इलेक्शन कैंपेनिंग कमेटी का इंचार्ज रहा है वहां पर, प्रवीण शर्मा। तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो संगठन के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो भी बगावत पे उतर आए हैं। तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर किस तरीके से असंतोष है, ये आप समझ सकते हैं। भाजपा में जहां 18 से 21 सीटों पे बगावत की जो है, वो बगावत से भाजपा को वहां पे झेलना पड़ रहा है बगावत। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 6 से 8 सीटों पे है। बागियों की कोशिश क्या है, वो चाह रहे हैं कि वो किंग मेकर किसी तरीके से बने, अपनी हैसियत दिखाएं कि आपने हमको टिकट नहीं दिया, लेकिन देखिए हम अपने दम पे जीत के आ गए। और बागी, जो कई बागियों से हमारी बातचीत थी, वो यही चाह रहे हैं कि न कांग्रेस बहुमत के करीब पहुंचे, न बीजेपी बहुमत के करीब पहुंचे, और हम कुछ सीटें निकाल दें और हम किंग मेकर की पोजीशन में आए, बार्गेनिंग वहां पे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको याद होगा पिछली बार करीब 20 सीटें ऐसी थी जहां पे 200 से लेकर के 3000 वोटों से हार जीत हुई थी। ऐसे में अगर क्या है, और 25 से 30,000, 40,000, 50,000 वाली सीटें हैं तो वहां पे, हिमाचल प्रदेश छोटा सा स्टेट है, तो अगर बाकी 2 से 3,000 वोट, अगर 1000 या 500 वोट भी अगर कहीं से निकाल देते हैं तो किसी भी पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। तो जो बागी हैं वो कांग्रेस बीजेपी दोनों का गेम बिगाड़ सकते हैं। एक चीज और आपसे हम समझना चाहते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं, जेपी नड्डा, और यह भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन मंत्री, प्रभारी मंत्री के रूप में बहुत बड़ा समय जो है वो हिमाचल में उनका बीता है। तो क्या इसलिए भी थोड़ी महत्वाकांक्षाएं कार्यकर्ताओं की ज्यादा हैं, क्योंकि सब लोग नजदीक हैं, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं से आते हैं, पीएम मोदी का भी समय वहीं बीता है, और भी कई नेता हैं बड़े बड़े, तो इसलिए भाजपा के सामने बगावत की समस्या थोड़ी ज्यादा है। देखिए, जब क्या है, कोई पार्टी हर चुनाव जीतती है ना, तो दावेदारों की संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बीजेपी आज एक ऐसी पोजीशन में है जहां पे टिकट मिलना है जीत की गारंटी हो जाता है। तो लोगों को ये लगता है, जो कार्यकर्ता है उन्हें लगता है कि इससे अच्छा अवसर हमारे पास नहीं आना है। मोदी के दौर में अगर हमको टिकट मिलता है तो हमारे विधायक और सांसद बनने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, वो चाहते हैं कि हमें मिले, लेकिन क्या होता है कि जब उन्हें टिकट नहीं मिलता है, और थोड़ा सा अगर उनके अंदर ये लगता है कि नहीं हमारे पास जनाधार है,
तो वो क्या है, वो जो है सोचते हैं कि हम जो है दिखा देना चाहते हैं कि नहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो गलत हुआ है, तो वो जो है बगावत को उतर आते हैं। क्योंकि हिमाचल के जो छोटे स्टेट होते हैं वहां की राजनीति बड़ी जटिल होती है। वो पंचायत चुनाव जैसी राजनीति वहां पे होती है। वहां जो विधानसभा चुनाव वो पंचायतों जैसी राजनीति होती है। वहां गांव तक कन्विंसिंग होती है। गांव छोटे छोटे से लेकर बड़े नेता वहां पे कन्विंसिंग करते हैं। जो वहां के, चाहे अब मैंने ठाकुर को देखा, वो गांव जाकर के रैलियां कर रहे हैं। तो वहां के जो विधानसभा चुनाव जैसे पंचायत चुनाव के शक्ल में लड़े जाते हैं, हर व्यक्ति की प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। तो वहां पे क्या है, बगावत के पीछे ये भी एक रीजन है कि बहुत ज्यादा वहां पे लोकल कनेक्ट जो है बहुत ज्यादा हो जाता है वहां। एक सवाल, उसका संक्षिप्त सा जवाब। ये कहा जा रहा है कि जैसी गुटबाजी जो है राजस्थान में कांग्रेस के भीतर है, वैसी गुटबाजी वहां भारतीय जनता पार्टी के भीतर है हिमाचल में, क्योंकि बहुत ज्यादा छत्रप है वहां। बिल्कुल, भाजपा में वहां पे कई पावर सेंटर्स हैं और उन पावर सेंटर्स में नेता वहां पे बैठे हुए हैं। अब ये अलग बात है कि वो नेताओं की आपसी राजनीति है, लेकिन जनता क्या है, वो एक अलग पैटर्न के हिसाब से वोट करती है। वो आप रहिए हमारे साथ, हम कोशिश करेंगे फिर से आपके बात करने की, समय हालांकि बहुत कम रह गया है। 40 सेकंड पंकज जी, फाइनल कमेंट। देखिए, हिमाचल में हम जो हमारी कांग्रेस सरकार संगठन है वो केवल विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा है। जो वहाँ के मुद्दे हैं, भले वो महंगाई से रिलेटेड हो, बेरोजगारी से रिलेटेड हो, और हमने जो वादे किए हैं वो सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रख के, भले रोजगार देना, हमने कहा है कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम लोग 1 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे और ओपीएस भी हम लागू करेंगे। और चलिए, अब वो मुस्कुरा रहे हैं गर्ग साहब, जरा उनके पास जाते हैं 40 सेकंड के लिए। भारतीय जनता पार्टी तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। जो हमने केंद्र के अंदर जो विकास किया है और जो राज्य में विकास किया है, डबल इंजन की सरकार हमेशा फायदे में रही है विकास के ऊपर। चलिए, तो इसलिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, आप कहते हैं डबल इंजन, सचिन पायलट वहां हिमाचल में कहते हैं कि डबल इंजन फेल हो गया। वो तो देखो, विपक्ष का काम तो देखो बुराई करना है। अब ये कह रहे हैं कि साहब, अब हमारे पास एक राजनीतिक विश्लेषक भी है ना, एक न्यूट्रल एम्पायर, योगेंद्र गुप्ता जी, क्या लगता है आपको? देखिए अभिषेक जी, रिजल्ट जो भी हो, पर इसकी गूंज दूर तक जाएगी। इसलिए क्योंकि अगर कांग्रेस को आशातीत परिणाम मिल गया और सरकार बन गई, तो एक नई संजीवनी का संचार होगा और प्रियंका गांधी एक तरह से वापस एस्टेब्लिश होंगी। लेकिन अगर हार गई तो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर हार का ठप्पा लगेगा और इनके नेता के ऊपर भी लगेगा। और दूसरी बात, अगर अगले चुनावों में इनको राजस्थान में और बाकी स्टेट में अगर नुकसान होता है तो इनके पास कुछ बचेगा नहीं। भाजपा का जहां तक सवाल है, तो भाजपा कंफर्ट जोन में वहां पर है। अगर हार भी जाती है, क्या होगा ये मतदाता के पास है, उसके दिल में है, और जो भी होगा वो लोकतंत्र के लिए कुछ शुभ ही होगा, ऐसा हम मानते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए। 2 बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल का कहना है, खड़े होकर बोलने के लिए साहस चाहिए और बैठकर सुनने के लिए भी साहस चाहिए। तो चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं कार्टून ऑफ द डे के साथ। कल फिर मुलाकात होगी, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार। इतना होना चाहिए। मेरा स्टार्टअप छोटा जरूर है, बट आइडिया $1 बिलियन। अब नेक्स्ट है मेंटरिंग और फंडिंग, इसलिए मैं जा रहा हूँ राजस्थान डिजी फेस्ट में। तो आप भी चले आइए राजस्थान डिजी फेस्ट जोधपुर में 11 से 13 नवंबर को। न गलत दिखाएंगे, न ही गलत सुनाएंगे और न गलत बताएंगे। हर कसौटी पर खरा सच देखिए पत्रिका टीवी, टाटा प्ले के चैनल नंबर 1184 और हैथवे के 784 पर, साथ ही सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। 7 दशक का अटूट विश्वास, अखबार नहीं पत्रिका टीवी बना आम जन की आवाज। मिशन राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वैकल्पिक ऊर्जा की। मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग पत्रिका से कीजिए सुबह की शुरुआत। एजेंडा टुडे में आज क्या खास, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत आज के सुविचार के साथ। खबरों का विश्लेषण और काम की बात। राजधानी घुमाएगी पिंक सिटी एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तो मरुधरा की पूरी तस्वीर दिखाएगा खबर राजस्थान।
खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। करते हैं अगली खबर का। देश दुनिया में देखिए भारत और दुनिया की सबसे सटीक जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दुनिया, आपके साथ मैं हूं आशीष। तो टॉप घटनाक्रमों को दिखा रहा पत्रिका ट्रेंडिंग। खबर वही जो आपने चुनी। आओ गांव चले में खेती किसानी की बात। हेलो डॉक्टर में पूछिए सेहत और तंदुरुस्ती का राज। अच्छी मात्रा में अगर आप उसमें एनर्जी लेते हो तो आपकी दिन की शुरुआत अच्छी रहती है। सकारात्मक खबरों का सही प्लेटफॉर्म पत्रिका गुड न्यूज। गुड न्यूज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे सकारात्मक खबरें। प्राइम टाइम में खबर, असर और उसके मायने पर बात। मामले फर्जी दर्ज होते हैं। बिल्कुल देखते रहिए पत्रिका टीवी दिन भर टाटा प्ले और हैथवे प्लेटफॉर्म्स पर। ना कलम को आया मेरे किसी के आगे झुकना, बुलंद मेरी आवाज है नहीं आया इसको रुकना। राजनीति की गहराइयों से खेल का उफान हूँ, मनोरंजन की दौड़ में कारोबार की रफ्तार हूँ। आईना दिखाने का साहस मुझ में है, देश को जोड़ने की ताकत मुझ में है।